बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इमरान ख़ान साहब के ऊपर जिस हमलावर ने गोली चलाई थी उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है आपने शायद मूवीज़ में देखा हो कि इंसान के साथ मशीन लगाई जाती है और उस मशीन के ऊपर एक ट्रांसमीटर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। यानी ये अब तो इतनी जदीद मशीनें आ गई हैं कि इंसानों की आँखों की जो हरकतें हैं, उनकी जो पुतली की हरकतें हैं, वो उससे नोट कर लेते हैं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बहुत बारीक वारदात डालने वाली मशीनें भी अब मौजूद हैं और दुनिया उनको इस्तेमाल करती है अपनी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। ये दुनिया भर के अंदर सच और झूठ को जांचने का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो एक तरीक़ाकार है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 95% के करीब होती है। यानी 95% ठीक पता चल जाता है। कोई बहुत ही शातिर किस्म का मुल्ज़िम हो, कोई बहुत चालाक आदमी हो, बहुत होशियार तो शायद, और बहुत ज़हीन भी, तो शायद वो इसको डिसीव करने में कामयाब हो जाए। ज़्यादातर मामलात के अंदर पता चल जाता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है और कब सच बोल रहा है। इसमें सवालात पूछे जाते हैं और मुल्ज़िम जो है वो उसको एक ख़ास कैफियत में बिठा दिया जाता है, उसको उसके साथ मशीन को जोड़ दिया जाता है। वो झूठ बोलता है तो उसकी रीडिंग्स आती हैं, वो बताती हैं कि ये शख्स अब झूठ बोल रहा है। और जब वो नॉर्मली सच बोलता है तो उसकी रीडिंग्स कुछ और आती हैं। तो इस तरीके से पता चलता है इंसान की बॉडी है वो झूठ बोलते वक्त और सच बोलते वक्त ख़ास किस्म की रिएक्शंस देती है। इंसान को ख़ुद पता नहीं होता। कई लोग आदी झूठ बोलने के होते हैं, लगातार झूठ बोलते रहते हैं। यानी मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो कह दें कोई भी बात, झूठ बोल दें। लेकिन अगर ये मशीन उनके साथ अटैच की जाए तो उनको फ़ौरन पता चल जाएगा कि उन्होंने झूठ बोला है। तो उनकी बॉडी ने, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया सबको, इंसान को, तो जब झूठ बोला है तो कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर पैदा होता है उनकी बॉडी में। अब वहाँ से ये डिटेक्ट हो जाता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है। साइंटिफिकली ये कैसे होता है वो फिर मैं आपको किसी और वक्त बताऊँगा, लेकिन सिंपल ये समझ लें कि एक मशीन है जो ये बता देती है कि ये आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब ये जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला करने वाला शख्स है, इसके साथ जब पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका किया गया, उसको फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं, और ये अदालत के अंदर जमा भी करवाया गया है। इसमें एक सवाल जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने वकास के साथ मिलकर इमरान खान को मारने का प्लान बनाया, तो वो कहता है हाँ बनाया, और मशीन बताती है कि ये सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। यानी जो जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों का इंकशाफ हो गया है, 3-4 बड़ी अहम चीज़ें, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो इस टेस्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ हो गया कि पहले जो ये शख्स झूठ बोल रहा था कि मैं अकेला था, मैंने देखा कि वहाँ पे कंटेनर के ऊपर गाने चल रहे थे, ये शख्स गुमराह करता है, और नमाज का वक्त था फिर भी गाने चल रहे थे। मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ नमाज के वक्त अजान होती है कंटेनर से, नमाज भी वहाँ इमरान खान साहब पढ़ते थे और फिर वो लोग आगे बढ़ते थे। माजी इमरान खान साहब का कैसा भी हो, लेकिन इस वक्त गुज़िश्ता चंद सालों से सबने देखा कि वो इन मामलात का बहुत ख्याल रखते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला किसी को भी हदायत दे सकता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो जब से दुनिया बनी है इंसानों को हदायत देता आ रहा है। तो ये जो सवाल किया गया, वो पहले ये कहता था मैं अकेला था, अब उसने ये कन्फर्म किया कि उसने वकास के साथ मिलकर इमरान खान साहब को मारने का प्लान बनाया। फिर इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर ये भी कन्फर्म हुआ कि इस प्लान या इस मंसूबे के अंदर दीगर लोग भी शामिल थे। फिर जब एक और चीज़ कंफर्म की गई कि क्या ये शख्स, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि ब्रस्टेड पिस्टल को आम आदमी ऐसे हैंडल कर ही नहीं सकता। एक तो आम आदमी ब्रस्ट वाला पिस्टल ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वो ये जुर्रत ही नहीं करता कि वो ब्रस्ट मारने वाले पिस्टल को लाए और अचानक चला दे, ऐसे नहीं हो सकता। ये तरबियत याफ्ता आदमी ये कर सकता है। तो ये भी कंफर्म हुआ कि उसको तरबियत दी गई थी। जो अब सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नंबर 1, उसने एक शख्स के साथ मिलकर इसका मंसूबा बनाया, ये कंफर्म हुआ। इस मंसूबे में कुछ और लोग शामिल थे, ये भी कंफर्म हुआ। और इस शख्स को गोली चलाने की, हमला करने की बाकायदा तरबियत दी गई थी, ये भी इस पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर शामिल हुआ, यानी साबित हो गया और ये इंकशाफ हो गया। तो तरबियत दी गई थी, ये बात याद रखिएगा। अब आपको पता है कि जो लोग ये सारी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं वो भी नाम नहीं ले सकते, बहुत
नाम बाज़ औक़ात इस तरह के आ जाते हैं, तो ये ज़रूर पता चल गया है कि इसको तरबियत दी गई थी। फिर ये जो मजहबी जनूनियत वाला एक मामला था, वो भी इस पॉलीग्राफिक टेस्ट में गलत साबित हो गया कि जी मैंने तो मज़हब की वजह से और गुमराह करने की वजह से और ये रीज़न है वो रीज़न है, वो सारा झूठ और गलत साबित हुआ। लिहाजा इमरान खान साहब के ऊपर ये एक प्लान्ड अटैक था। और एक और चीज़ जो पता चली है इस हमले में कि मौज़म नामी शहरी जो नीचे मौजूद थे, जिसकी डेड बॉडी के पास उसके छोटे छोटे बच्चे बहुत तकलीफ़ में अपने वालिद को उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे गोली लग गई थी उसी भाग दौड़ के दौरान। तो अब ये पता चला है कि ये जो मुजरिम था, मुबैना तौर पे इसके ऊपर कोई गोली चलाई गई। जब इसने अपना काम दिखा दिया, गोलियां चला दी, तो प्लान ये था मुबैना तौर पे कि इसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। और जब इसके ऊपर गोली चलती है तो बीच में मौज़म नामी शहरी आ जाते हैं और वो गोली उनको लग जाती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान खान के गार्ड की गोली से वो शख्स जो है वो शहीद हुआ है, तो वो भी गलत साबित हुआ कि फ़ोरेंसिक में पता चला कि इमरान खान साहब के किसी गार्ड ने गोली नहीं चलाई और उनकी गोली से ये शहादत नहीं हुई है। तो प्लान सिर्फ इतना नहीं था कि इस शख्स ने इमरान खान को मारना है, प्लान इसके बाद ये भी था कि बाद में इस शख्स को भी मार दिया जाएगा मौके पर ही। जिस तरह लियाकत अली खान के ऊपर जब हमला हुआ तो हमलावर को भी मौके के ऊपर भी मार दिया गया। तो ये अब तक की तहकीकात हैं। तो इस कौम को अब समझ आ जानी चाहिए कि कितना गंदा खेल खेला गया है और एक लीडर को हटाने की रास्ते से कोशिश की गई है और बाद में उसको लगने वाली गोलियों का मजाक उड़ाया गया है। और जिस वक्त वो ज़ख्मी अपने घर में पड़ा हुआ है, रोज़ाना कोई ना कोई ऑडियो वीडियो टोटा जो है वो निकाल कर मार्केट में फेंक देते हैं। आज कोई राणा सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ का 2 नंबर टोटा बना के किसी ने मार्केट में फेंका हुआ है, वो भी झूठ और एक गलत चीज़ है। असल जो ऑडियोज़ हैं वो असली हो नकली हो, मैं मानता हूँ उनको जिनके अंदर मुल्क को नुकसान हो रहा हो, करप्शन हो रही हो, साजिश हो रही हो, कोई 2 नंबरी की जा रही हो, निजी नौयत की चीज़ों के अंदर, तो यानी मैं पहले भी कभी नहीं गया और मैं सबको भी ये कहता हूँ कि इसके अंदर मत जाओ। बहरहाल इसके बावजूद आपके वज़ीर दाखिला का मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ। ये ज़रा स्टेटमेंट आप देखिए, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के क्या फरमा रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब। वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की 13 मिनट की एक टेप पहले आई है और 25 मिनट की एक और टेप आने वाली है। शाबाश। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हमले बढ़ चुके हैं। बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे हैं। कबायली इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। लगातार अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और उस वक्त जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला को ये सारी चीज़ों से निमटना है, इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला, कभी टाइप कीजिएगा गूगल पे, आपको पता चलेगा वो कौन होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आपके साथ एक वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान का भी है, एक इंडिया का भी है। दुनिया भर के वज़ीर दाखिला को आप देखिएगा वो ये हरकतें नहीं कर रहे होंगे। तो आपके वज़ीर दाखिला जो है, जिस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई वेव आ रही है, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शहीद हो रही हैं, पुलिस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, एफसी के ऊपर अटैक हो रहे हैं, फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं और लगातार हमले किए जा रहे हैं, उस दौरान में वज़ीर दाखिला जो है वो निजी नौयत की ऑडियोज़ टेप्स जो है उनको जोड़ जोड़ के रिलीज़ करवाने के ऐलानात कर रहे हैं। ये हैं जी आपके वज़ीर दाखिला और ये है इस निज़ाम की संजीदगी। यानी अंदाज़ा आप कर लें कि अब 25 मिनट की टेप आने वाली है। इस वक्त आप ये अनाउंस करें कि आपने दहशतगर्दी से कैसे लड़ना है, लेकिन लगता है उस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है। कुछ खबरें और हैं। एक खबर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया हुआ था कि अपने कपड़े बेचने के बाद मैं आटा सस्ता करके दूंगा लोगों को। तो आटे की, गंदम की, रोटी की, नान की जो कीमतें हैं शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार में आने के बाद से लेकर अब तक 80% बढ़ गई हैं। मियाँ साहब लगभग दुगनी कीमत का आपने कर दिया है, रोटी भी, नान भी, गंदम भी, आटा भी। और ये मेहरबानी सिर्फ आपने की है। यानी ये तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कराची के अंदर वो 2500 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला एक खरीदेगा। ये 1100 रुपए का था तो मुसीबत पड़ी हुई थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में। सब ने जो है वो तबाही फेरी हुई थी जब ये 1100 रुपए का था। और आज
ये 2500 रुपये का है और तब कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। और जो सादा नान है, रोटी है, उनकी कीमतें भी होशरुबा अंदाज में बढ़ रही हैं। आम आदमी, मजदूर जो रोज़ाना काम करता है, बाहर खाना खाता है, उसके लिए भी लाजमी बात है इससे मुश्किलात बढ़ेंगी। तो शहबाज शरीफ साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई, मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने तो कपड़े बेच के आटा सस्ता करना था, उनकी तो प्रायोरिटी थी, वो क्यों नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ साहब अब क्या कह रहे हैं, उन्होंने एतराफ़ जुर्म कैसे किया, ज़रा ये आप देखिए। वो कह रहे हैं कि हलफ उठाया तो मुझे इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज़्यादा तबाह हो चुकी है। मईशत में आपको 16.2 अरब डॉलर इमरान खान साहब देकर गए थे, आपका खसारा भी कम था और आपका जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 16.2 अरब अमरीकी डॉलर्स थे, जिनको आपने 6 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। सिर्फ 7 महीनों में 10 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम शहबाज शरीफ साहब आपने उड़ा दी है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना आपने बनाई है, बदतरीन आपने अखराजात बढ़ाए हैं, महंगाई को आप कहां से कहां ले गए हैं। और आप दावे करते थे कि आपके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, आप वज़ीर आला पंजाब रहते थे और मेयर के लेवल के काम करते थे, आपने वहां पे भी वो काम किए हैं कि पाकिस्तान अब तक उनका कर्जा चुका रहा है। यानी जो ऑरेंज ट्रेन आपने लाहौर में बनाई है वो पाकिस्तान को इतनी महंगी पड़ी है कि उसका एक टिकट अगर 200-250 रुपए का भी, अब तो 300 रुपए का भी देना तो उसका कर्जा नहीं उतार सकता पाकिस्तान। ये कर्जा भी आपने पाकिस्तानियों के सर के ऊपर चढ़ा दिया है शहबाज शरीफ साहब। तो यहां पंजाब के वज़ीर आला के तौर पे आपको पैसे इकट्ठे नहीं करने पड़ते थे, मईशत को चलाना नहीं पड़ता था, यहां सिर्फ आप पैसे खर्च करने के लिए आते थे। अब आपको आटे दाल का भाव पता चला है, तो तजर्बाकारी के जो दावे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 6 महीने में अगर मैंने इकॉनमी ठीक ना कर दी तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना, तो शहबाज शरीफ साहब अब आपका क्या नाम रखें। इमरान खान न्याजी साहब तो आपसे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बेहतर काम कर रहे थे, ग्रोथ भी ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा थी, मईशत बेहतर थी। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लगभग 15 से 20 लाख लोग, सीधे सीधे 15 लाख लोग तो सिर्फ टेक्सटाइल के और बाकी शोबों में मिला के 20 लाख के करीब लोग आपने बेरोजगार कर दिए हैं। यानी नए लोगों को नौकरी देने की बजाय जो लोग पहले से नौकरी के ऊपर मौजूद थे, उनको काम मिला हुआ था, वो सारे आपने बेरोजगार कर दिए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अब एतराफ़ जुर्म करें या ना करें, लोगों ने आपको पहचान लिया है कि आपके ऊपर जो एक लबादा चढ़ा हुआ था अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का, और यानी जिन लोगों से आपने ये कहलवाया बार बार कि आप बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको अब आप ओहदों के साथ नवाज रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने सहाफ़ियों को ऐसे ऐसे ओहदों पे बिठा दिया, किसी को आपने लाहौर में अलमरा का वो बना दिया, कुछ किसी को आपने उठा के बना दिया अपना मुशीर, किसी को पैमरा में लगा देते हैं, किसी को आप पीसीबी में लगा देते हैं। तो ये जो सहाफ़ियों के साथ आप गेम करते हैं, यही सहाफ़ी आपको पसंद होते हैं। अब वो एक और चीज़ लेकर आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने चीन को नाराज़ कर दिया था। अगर मैं बता दूं तो सब हैरान हो जाएंगे। कोई एक छोटा सा वाक़या उठाएंगे, क्योंकि उस दौर के अंदर एक वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, और उसमें चाइनीज़ की हलाकतें हो गई थी। उसके ऊपर चीन और पाकिस्तान के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हुए थे, लेकिन बाद में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई थी, हालात बेहतर हो गए थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड काम हुआ है सी पैक के ऊपर, और उन चीज़ों पे काम हुआ है जिसमें किकबैक्स या करप्शन नहीं थी। इमरान खान साहब ने गवादर में जाकर देखें कितने मंसूबे मुकम्मल किए हैं अपने दौरे हुकूमत में, बेशुमार मंसूबे उन्होंने वहाँ पे मुकम्मल किए हैं। सी पैक से मुल्का इलाकों के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन कायम किए हैं, जिनकी तरफ शहबाज शरीफ साहब आप लोगों की तवज्जो नहीं थी। आपकी सारी तवज्जो थी कि महंगे मंसूबे लगाकर उनमें से किस तरीके से पैसा निकाला जाए, और यही करते करते आपने डबो के रख दी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट, और आज वो आपके गले पड़ी हुई है उल्टी। तो अब जो है वो बहाने लगा रहे हैं, कभी कहते हैं जी कि चाइना नाराज़ हो गया, कभी सऊदी अरब नाराज़ हो गया। एक्चुअली आपसे पब्लिक नाराज़ हो गई है, जिसकी वजह से अब आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते क्या की हैं, और जितने आपने जुल्म किए हैं इस मुल्क में अवाम आपसे उनका हिसाब लेंगे इंतखाबात में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।